हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी केमिस्ट्री मिस्ट्री बाय रुचिका। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर को। एंड आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा पार्टिसिपेशन ऑफ डी ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एंड अब इस वीडियो में मैं समझाने वाली हूँ कि डी ऑर्बिटल्स का क्या रोल होता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि हम डी ऑर्बिटल का देखो शेप क्या होता है। डी ऑर्बिटल का शेप हमारा इस तरीके से होता है। ये दोनों पॉजिटिव फेज में एंड ये दोनों नेगेटिव फेज में। ये बहुत ही बल्की ऑर्बिटल होता है इन साइज, ठीक है। और इसके लोब्स हमारे एज कंपेयर टू एस और पी ऑर्बिटल के ज़्यादा होते हैं। तो नॉर्मली डी ऑर्बिटल हमारा पार्टिसिपेट तो नहीं करता है हाइब्रिडाइजेशन में, बट कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से इसका पार्टिसिपेशन हमारा हाइब्रिडाइजेशन में हो जाता है। तो वो कंडीशंस क्या होती हैं? तो सबसे पहला हमारा होता है कि कोऑर्डिनेटिंग एक कोऑर्डिनेटिंग एटम प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से हमारा डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने लगता है। ये कोऑर्डिनेटिंग एटम क्या है? ये कोऑर्डिनेटिंग एटम हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे कि हमारा हो गया फ्लोरीन हो गया एंड क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये सब जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है ना, इनकी प्रेजेंट के कारण ही ये जो हमारा डी ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट लेता है। अब मान लो ये कोई हमारा एटम है ई, एंड ये प्रेजेंट है हमारा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन मान लो, फ्लोरीन मान लो, क्लोरीन मान लो, इस एक्स को। अब हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एक टेंडेंसी क्या होती है, ये अपना जो इफेक्ट होता है हमारा माइनस आई इफेक्ट, मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे हमारा नेगेटिव है। अब यहाँ पे जो है साइज, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने ये हमारे ई जो सेंटर एटम है उससे। ये तो कोऑर्डिनेटिंग एटम हो गया, एंड ई जो है हमारा ये हो गया हमारा सेंटर एटम। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज़्यादा वो एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज के इंट्रोडक्शन की वजह से ही जो हमारा डी ऑर्बिटल का जो साइज़ है, हमारा जो सेंटर एटम में जो डी ऑर्बिटल का जो साइज़ है वो कम होने लगता है। अब सबसे डी ऑर्बिटल का ही साइज़ क्यों कम होगा? क्योंकि आउटर मोस्ट तो हमारा डी ऑर्बिटल है। सबसे पहला एस पी डी होता है ना, तो आउटर मोस्ट हमारा तो डी ऑर्बिटल ही आ रहा है, तो सबसे पहला इफेक्ट हमारा यहीं पे शो करेगा। तो आपको आई होप समझ में आ रहा है कि इस डी ऑर्बिटल की वजह से ही हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डी ऑर्बिटल का, तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगा एज कंपेयर टू एस पी और डी, सॉरी एस और पी के अकॉर्डिंग, एज कंपेयर टू एस और पी के कंपैरिजन डी ऑर्बिटल का ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इसी वजह से जो साइज़ है हमारा डी ऑर्बिटल का वो कम हो जाएगा, साइज़ हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। अब इस डिक्रीज़ की वजह से ही ये जो हमारा डी ऑर्बिटल है ये पार्टिसिपेट करने लगेगा। तो मेनली जो पार्टिसिपेशन का कारण क्या है कि हमारा जो ये कोऑर्डिनेटिंग एटम है, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हमारा, इसकी वजह से ये डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा हमारे हाइब्रिडाइजेशन में। फॉर एग्जांपल मान लो PF5, ये कंपाउंड सबने सुना है, ठीक है। अब फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, ठीक। अब इसको लिखेंगे कैसे हम लोग? 2s2 3s2 3p3, ये लिखेंगे। एंड अभी यहाँ पे 3D देखो 0 है, सेंटर एटम जो हमारा ये, बट अब देखो यहाँ पे हमारा फ्लोरीन लगा हुआ है, 5 फ्लोरीन लगे हुए हैं। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा एक पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन की वजह से ही इसका जो डी ऑर्बिटल है ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट लेने वाला है। तो यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फ्लोरीन लगा है या ऑक्सीजन लगा है, मतलब कोई भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है तो उस कंडीशन में हमारा जो सेंटर एटम का जो डी ऑर्बिटल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड वो पार्टिसिपेट करने लगेगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन में। तो अब देखो इसमें क्या होगा, जो सबसे पहला जो हम लोग इसमें डायग्राम बनाएंगे, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है
एंड 3p में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन हैं, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और अभी अभी हमारे यहाँ पे 3d में 5 होते हैं। अभी 3d में कुछ भी नहीं है। अब मुझे पता है कि फ्लोरीन लगा हुआ है, तो मतलब कि ये हमारा d में जाने वाला है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है यहाँ पे, तो d ऑर्बिटल यहाँ पार्टिसिपेट लेगा। एक ही तरीका है d ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट करने का कि उसका जो 3s का जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन वो 3d ऑर्बिटल में चला जाए, तो एक्साइटेशन हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो ये कोऑर्डिनेटिंग एटम प्रेजेंट है इसकी वजह से। अब ये हमारा ग्राउंड स्टेट का हो गया। अब लिखो एक्साइटेड स्टेट का। एक्साइटेड स्टेट में 3s में देखो सिंगल बचेगा हमारा, 3p में तो हमारा अगेन सिंगल सिंगल है, एंड 3d में हमारा अगेन एक सिंगल आ गया। तो ये हमारा एक हो जाएगा हाइब्रिडाइज्ड जो स्टेट है वो। अब इसको कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5। अब ये हमारा आ गया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जिसमें आ जाएगा हमारा s में 1 लिया गया है, p में 3 लिए गए हैं, ये तो s से है, ये p से है, एंड ये d से है, तो sp3d, ये इसका हो जाएगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगा sp3d। अब इसकी शेप क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होती है, ये आपका काम है कमेंट सेक्शन में बताना। ये जो इसका मैंने बताया, इसमें आप इसका शेप क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उस ज्योमेट्री में इसमें एंगल क्या बनेगा, तो ये आपको बताना, ये आपका काम है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करो, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप एक कनेक्ट फील कर पा रहे हो मेरी वीडियोस के थ्रू, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। फॉस्फोरस सेंटर एटम है, ठीक है, एंड ये अब F हो गया, ये F हो गया, ये F। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर बन रहा है इसका sp3d में। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर एग्जाम में अगर सीधे सीधे पूछा तो आप स्ट्रक्चर भी बना के बता दो, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल इसका हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो ये एक थ्योरी है जो बताती है कि d ऑर्बिटल का कैसे वो प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो अब एक तरीका ये भी है इसमें, आप मतलब इसको ये भी बोल सकते हो कि PF5 हमारा एग्जिस्ट करता है। PF5 तो हमारा एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या आपने सुना है कि PH5 एग्जिस्ट करता है? ये तो एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? ये सेम यही रीज़न जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग एटम है। देखो हाइड्रोजन का क्या, हाइड्रोजन तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सिर्फ 2.1 है हाइड्रोजन की। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही नहीं है, तो d ऑर्बिटल कैसे इसमें पार्टिसिपेट ले सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा d ऑर्बिटल का, वो sp_d के बराबर ही नहीं आ पाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ फ्लोरीन वही सिमिलर केस जो मैंने ऊपर बताया था कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.1 के अराउंड होती है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा, कोऑर्डिनेटिंग एटम की तरह ट्रीट करेगा, एंड जो d ऑर्बिटल है उसका साइज़ को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसका पार्टिसिपेशन बढ़ा देने वाला है। तो यही एक कारण है जिससे कि हमारा जो PF5 है वो एग्जिस्ट कर रहा है एंड PH5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब इसमें एक पूरा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो है, अगर मान लो कि PF5 है ये सबसे ज़्यादा बनाएगा, क्योंकि इसमें जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 4.1 होती है फ्लोरीन की। फिर आ जाता है हमारा PCl5, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये 3.1 होती है क्लोरीन की। एंड फिर PBr5, इसमें जो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.8 होती है। एंड आखिरी में आता है PI5, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो 2.6 होती है। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रेशियो गिरता चला जा रहा है, इसीलिए हमारा जो फॉर्मेशन है PF5 का सबसे ज़्यादा है एंड PI5 का सबसे कम है। और PH5 तो होता ही नहीं, क्योंकि उसमें तो 2.1 हो जाता है, इसलिए मोस्ट स्टेबल हमारा PF5 होने वाला है।
तो यही एक फैक्टर है जो मैंने आपको बताया है। तो आई होप आपको समझ में आया। तो अब देखो, जितना ज़्यादा हमारा जो स्ट्रॉन्ग, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल है इनमें से। अब जितना ज़्यादा देखो स्टेबल है ये, ठीक है, उतना ज़्यादा तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन इफेक्टिव हो जाएगा और उतना ज़्यादा हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ये जो हमारा PF5 मैंने जो बॉन्ड बनाया है, उतना ज़्यादा ये इनके बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि ये अपनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, तो उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट इसका फ्लोरीन का है, उतना ज़्यादा बॉन्ड हमारा ईजिली फॉर्म होगा और बॉन्ड मोस्टली स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो अब एक और इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि देखो, फॉस्फोरस की वजह से हमारा जो साइज़ है, एक और कारण है इसके स्टेबल होने का, जो फॉस्फोरस है उसका साइज़ देखो छोटा है, ठीक है। तो एक ये भी फैक्टर है कि एक तो माइनस आई इफेक्ट तो है ही ज़्यादा हमारा एफ का, दूसरा फैक्टर ये है कि छोटे साइज़ की वजह से इन दोनों के बीच में रिपल्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। बट देखो, यहाँ पे साइज़ का फैक्टर भी बढ़ता चला जा रहा है। सबसे बड़ा साइज़ आयोडीन का होता है। अगर यहाँ पे हम आयोडीन लगा लें हर जगह, इसी जगह अगर हम आयोडीन लगा दें, यहाँ पे मान लो हमने अगर आयोडीन लगा दिया, तो आयोडीन का साइज़ होता है बड़ा, ये हम लोग जानते हैं। तो आपस में रिपल्शन की वजह से भी इनका जो एक ये भी वजह है कि ये थोड़ा सा लेस स्टेबल होता है, मतलब ये लीस्ट स्टेबल होता है। हैलोजेंस के केस में ये लीस्ट स्टेबल होता है। तो आई होप आपको समझ में आया। और अगर लीस्ट स्टेबल है तो मतलब वो मतलब बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, मतलब ये डिसोशिएट कर जाएगा। इसीलिए ये जो हमारा PI5 है, ये डिसोशिएट कर जाता है हमारा PI3 और I2 में, और इसका जो ये बॉन्ड है हमारा, ये वीक हो जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ में आई। अगर आप चाहते हो कि और एग्जांपल्स में ले लूँ, अगर और क्लैरिटी से आपको समझ में आ जाए, तो एक और एग्जांपल्स में ले लेती हूँ। सेकंड एग्जांपल मान लो SF6 एंड SCl6, इन दोनों के एग्जांपल्स में देखो, ठीक है। देखो कि जो पार्टिसिपेशन ऑफ डी ऑर्बिटल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग एटम अगर प्रेजेंट है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक। अगर देखो सिमिलरली अगर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिए गए हैं अगर इसमें, ठीक है, तो ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो फेवर करेगा, मतलब इसमें ये फेवर करेगा हमारा ज़्यादा, क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हमने जाना है कि 4.1 होती है, एंड क्लोरीन की कितनी होती है, क्लोरीन की 3.1 होती है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर है हमारा, जो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेगा डी ऑर्बिटल का, वो ज़्यादा डी ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो जो क्लोरीन है, फ्लोरीन के सामने इतना एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा, तो इसी वजह से यहाँ पे SF6 फॉर्म होता है हमारा, SCl6 फॉर्म नहीं होता। तो यहाँ पे जो सल्फ़र है उसका जो डी ऑर्बिटल है ये पार्टिसिपेट कर जाएगा हमारा SF6 में, ठीक है। अब देखो दूसरा एक ये भी देखो एक चीज़ होती है हमारी, एक ये भी क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि हमेशा जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं किसी भी एलिमेंट के, जैसे कि कोई भी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो O और F के साथ ही एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे बताया आपको PF5 हो गया, PF5 एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये देखो हायर O और F के साथ ही एग्जिस्ट करता है। IF7 एग्जिस्ट करता है, ICl7 एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही क्यों हमेशा एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन का देखा जाए तो IO4 माइनस एग्जिस्ट करता है, लेकिन IS4 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों हमेशा ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फ्लोरीन के ही केसेस में ये पॉसिबल है कि इन दोनों की वजह से ही ये हमारा एग्जिस्टेंस पे बात आ जाती है। तो इसका कारण देखो ये है कि जो हमारे जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से ज़्यादा है वो एक एसेंशियली कोवेलेंट बन जाते हैं, लेकिन अगर जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा 4 से ज़्यादा होता जा रहा है, तो मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स उनका बढ़ता जा रहा है, तो एक तरीके से
अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इसलिए एक डिज़ायर्ड कॉन्ट्रैक्शन हमारा हो रहा है ONF की वजह से, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो साइज ऑफ डी ऑर्बिटल है वो हमारा बहुत ही अप्रिशिएबली कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहा है। इसीलिए हमारे जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ, जैसे कि हमारा आयोडीन हो गया, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 5, 6, 7 हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट 5, 6, 7 इनके साथ, इसीलिए हमारा जो IF7 IO4 माइनस ये इसीलिए एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो 5, 6, 7 के अराउंड होता है। और ये इनको सिर्फ यही बैलेंस कर सकते हैं, फ्लोरीन या ऑक्सीजन। इसीलिए ये एक थ्योरी है हमारा, इसीलिए इस चीज़ को पूरा एक्सप्लेन करता है कि ऐसा क्यों होता है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इसकी एक रीज़न हो गया हमारा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको समझ में अगर आ गया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लाइक कर देना और मुझे बता देना कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाली हूँ कि बैक बॉन्डिंग क्या होती है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि डी ऑर्बिटल का इस वीडियो में खाली इतना ही, एक ही टॉपिक समझाऊंगी ताकि आपको एक हैपजर्ड ना हो जाए, पूरा मिसमैच ना हो जाए कॉन्सेप्ट का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन हाइब्रिडाइजेशन में कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों होता है। सबसे पहला तो मैं फिर से आपको रिकैप करा दूं कि कोऑर्डिनेटिंग एटम की वजह से होता है, जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारा प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन है हमारा डी ऑर्बिटल का वो और कम होता जाता है, उसका साइज डिक्रीज होता जाता है। अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो मतलब वो हमारा रेडी है पार्टिसिपेट करने को हाइब्रिडाइजेशन में, सॉरी। और वो इस आउटर मोस्ट शेल में है, इसीलिए एज़ कम्पेयर टू S और P के कंपैरिजन में D ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, इसीलिए हमारा PF5 देखो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, PCl5 भी एग्जिस्ट करता है, बट लेकिन PF5 ज़्यादा हमारा फेवरेबल पोजीशन पे होता है, क्योंकि फ्लोरीन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा हमारा, उसको कोऑर्डिनेटिंग एटम भी बोलते हैं, उतना ईजिली हमारा डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर पाएगा हाइब्रिडाइजेशन में। अब मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल बता दिया। ठीक है, आपका काम है ये इन सब का मैंने जो आपको एंगल बताया था, पूरा चार्ट दिखाया था, तो वो आपको याद करना है ताकि आपको इजीली आप ये डायग्राम अपने बना पाओ। डायग्राम बना दिया आपने अगर अपनी कॉपी में तो आपको प्लस पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, एंड फिर से मैंने आपको दूसरा एग्जांपल लिया था, PF5 एंड PH5 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, PF5 क्यों एग्जिस्ट करता है, ये बता दिया। पूरा आपको पूरी एक टेबल बता दी मैंने कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता दिया कि किस तरीके से कहाँ पे क्या स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है तो क्यों वो लीस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है तो क्यों मोस्ट स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल के होने की वजह से भी ये लीस्ट स्टेबल है, मतलब वो अनस्टेबल है तो वो इजीली डिसोशिएट कर जाएगा, इसीलिए ये हमारा फॉर्म नहीं हो पाता जल्दी से। SF6 और SLCX में हमें पता है कि SF6 क्यों फॉर्म होने वाला है, क्योंकि 4.1 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो फेवरेबल पोजीशन पे ये चीज़ है। एंड फिर से मैंने आपको समझा दिया कि हमेशा ऐसा क्यों ही होता है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो एटम्स होते हैं, जैसे कि हमारा फॉस्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, ये हमेशा ऐसा क्यों होता है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही फॉर्म होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा जो आई और फॉस्फोरस का है, आयोडीन और फॉस्फोरस का है, ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की वजह से, जो कोऑर्डिनेटिंग एटम है उससे डी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेट हो जाता है, तो इसीलिए उसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, तो इसीलिए एग्जिस्ट कर जाता है हमारा एटम। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी हो गई कॉन्सेप्ट की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं समझाऊंगी आपको बैक बॉन्डिंग। ओके गाइज, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।